उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश वे दिन में आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं वे दिन की अगली कड़ी। आइए शुरू करते हैं। हॉस्टल से टैक्सी स्टैंड अधिक दूर नहीं था, सिर्फ बीच की एक गली पार करनी पड़ती थी। किंतु उस समय मुझे उतना दूर चलना भी दूभर जान पड़ा। 2 ऊनी जुराबों के बावजूद पांव सुन्न पड़ गए थे। सड़क सूनी पड़ी थी। जब इक्की दुक्की कार कंक्रीट की सड़क से गुजरती, मैली बर्फ के टुकड़े सफेद खरगोशों से उछलते हुए फुटपाथ के नीचे दुबक जाते। टैक्सी स्टैंड वीरान पड़ा था। न जाने कब से पीछे की ओर दीवार के खोखल में रखा टेलीफोन चीख रहा था। वहां कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं था जो रिसीवर उठाकर उसकी आतुर अकेली पुकार का उत्तर दे पाता। मैं खड़ा रहा। टैक्सी स्टैंड के सामने एक पार्क था और उसके पीछे आधुनिक ढंग का चौकोर गिरजा। कुछ बसंत के दिनों में जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, बूढ़े लोग सर्विस के बाद पार्क की बेंचों पर बैठते थे। हल्की सी धूप में कंबल में लिपटे बच्चे पेरम्बुलेटर पर लेटे रहते। औरतें बातें करती, पुरुष यदि वे बूढ़े होते हैं जैसे कि अक्सर होता था, धूप में देर तक ऊँघते रहते। कबूतर वहाँ हमेशा ही रहते, सर्दी, गर्मी और पतझड़ में भी। वे चर्च की छत से उतरकर कभी कभी बच्चों की पेरम्बुलेटर पर बैठ जाते। उस समय तक बैठे रहते जब तक कोई स्त्री हाथ उठाकर उन्हें उड़ा नहीं देती। अब वहाँ कुछ नहीं था। मैं देर तक टैक्सी की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने किसी व्यक्ति को चर्च से बाहर आते नहीं देखा। हो सकता है सर्विस खत्म हो चुकी थी, या शायद यह मेरा भ्रम हो। वे लोग भीतर हों और मैं धुंध और बर्फ के कारण कुछ देख न पा रहा हूँ। मैं सिर्फ बेंच देख सकता था। वे भी सब नहीं, सिर्फ वही बेंच जो लैम्प पोस्ट के निकट थे। वे ऊपर से नीचे तक बर्फ में ढके थे। लैम्प पोस्ट की रोशनी में वे संगमरमर के से जान पड़ते थे। टैक्सी की प्रतीक्षा अधिक देर तक नहीं हो सकी। समय बहुत कम था और मैं सर्दी में ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा रह सका। ट्राम आई थी और उसे इतना पैसा देखकर मैं उसमें चढ़ गया। मुझे हल्का सा खेद हुआ था कि अब टैक्सी में मुफ्त सवारी करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सकूंगा। मैंने अपने डफल कोट से हुड से बर्फ झाड़ दी। काश मैं बीच में उतरकर इजेरा में सिर्फ एक वोडका पी सकता। सर्दी रोकने के लिए मैं सीटी बजाने लगा। आपको ट्राम में सीटी नहीं बजानी चाहिए, कंडक्टर ने मेरे पास आकर कहा। वह संदिग्ध दृष्टि से मेरे डफल कोट की ओर देख रही थी। मैंने बहाना किया कि मैं चेक नहीं समझता हूँ। उसने हवा में हाथ उठाकर कंधे सिकोड़ लिए। कंडक्टर भुनभुनाती हुई दूसरी तरफ चली गई। वह अधेड़ उम्र की थी और सर्दी के कारण उसकी नाक एकदम लाल सी हो गई थी, जैसे सलामी का एक लंबा टुकड़ा उसकी आंखों के नीचे चिपक आया हो। दरवाजे को खटाक से बंद करके वह भीतर केबिन में चली गई। मैं दरवाजे के शीशे से उसे देखता रहा। भीतर ट्राम के केबिन के भीतर सर्दी कम थी, किंतु मुझ में इतना धैर्य न था कि वहां बैठ सकूं। इसके अलावा भीतर के हिस्सों में भीगे ओवरकोटों की गंध जमा हो जाती थी। वह गंध पसीने में तर मैले कपड़ों की गंध से मिलती थी, और यह अजीब है कि कैसे लोगों के कपड़ों से मिलकर बर्फ और पसीना अपना अंतर खो देते हैं। नेशनल म्यूजियम पर कुछ लोग भीतर आए थे। ट्राम अब ढलान पर उतर रही थी। मैं कोने में खिसा गया था। दरवाजे के शीशे के पास शीशे पर पाला जमाया था और परे कुछ नहीं देखा जा सकता था। केवल सड़क की बत्तियों का पीलापन सरकता जाता था।
अंडे की सफ़ेदी पर पीला पदार्थ, तरल और गिलगिला सा। लोग धक्का दे रहे थे और उनके कोटों की बर्फ जरा से हिलने पर भी नीचे झर जाती थी। थोड़ी देर बाद वह पिघल जाती थी और ट्राम के फर्श पर पानी के चहबच्चे जमा हो जाते थे। ओह हेल! क्या आपने मुझसे कहा? मेरे संग खड़े एक ऊंचे कद के व्यक्ति ने झुककर पूछा। उसके मुंह से बियर की गंध आ रही थी। आंखों की पुतलियां आंसुओं में तैर रही थीं। नहीं, मैंने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम चेक समझ सकते हो? एक गुर्राती आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम था कि ट्राम की कंडक्टर मेरे इतने निकट खड़ी है। ये विदेशी विद्यार्थी, ये सब एक से ही होते हैं, ऊंचे कद वाले व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों से गंदले आंसू ढुलक रहे थे। मैं फिर सीटी बजाने लगा। इस बार किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। लोग अक्सर विदेशी विद्यार्थियों को अलग छोड़ देते हैं। टूरिस्ट एजेंसी के दफ्तर में अंधेरा था। सिर्फ चीफ डायरेक्टर के कमरे में अकेली बत्ती जल रही थी। मैं कमरे के बाहर सोफे पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। भीतर से सिर्फ टाइपराइटर की खटखटाहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। जब कभी बाहर टूरिस्ट एजेंसी की नियॉन लाइट जलती, सामने की दीवार पर लगा पोस्टर एक क्षण के लिए जगमगा जाता। विजिट प्राग, द सिटी ऑफ योर ड्रीम्स। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, टाइपिस्ट बाहर आई। मैं उसे पहचानता था। कई बार मुझे अलग अलग कामों के लिए यहाँ आना पड़ा था। वह मुझे कभी पहचान न पाने का उपक्रम करती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने मुझे सोफे पर बैठे देखा और विस्मित सी होकर मेरे अलावा और सब अदृश्य चीज़ों को टटोलने लगी। उसके उजले ब्लॉन्ड बाल थे और मैं जब कभी उन्हें देखता मुझे विश्वास न होता कि उनका उजला रंग स्वाभाविक नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि हर 15वें दिन वह उन्हें रंगवाने जाती होगी। मैं बैठा रहा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। वह अपना समय ले सकती है। मैं उसे छेड़ना चाहता था, सिर्फ समय बिताने के लिए, किंतु वह मेरी ओर से उदासीन थी। एक दिन उसे पता चलेगा कि ज़िंदगी में इतनी उदासीनता काम नहीं देती। किसी पुरुष से ही पता चलेगा और वह मैं नहीं होऊंगा, यह मैं जानता था। भीतर दफ्तर में घंटी बजी। सहसा उसकी आंखें मुझ पर उठ गईं या अंधेरे में उस खास जगह टिक गईं जहां मैं बैठा था। आप भीतर आ सकते हैं, उसने तनिक खींच भरे स्वर में कहा। मैंने अपनी सिगरेट बुझा दी और खड़ा हो गया। यदि आप चाहें तो अपना कोट यहाँ रख सकते हैं, उसने दीवार पर लगे हैंगर की ओर इशारा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं बहुत कम देर ठहरूंगा। वह अविश्वास भरे भाव से मुस्कुरा दी। मैं कितनी देर ठहरूंगा, जैसे यह मेरी अपेक्षा उसे अधिक मालूम हो। मैंने दस्ताने जेब में रखे और दरवाज़ा खोलकर भीतर चला गया। चीफ ने खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बस 1 मिनट, उसने कहा। वह फाइल में कोई कागज़ खोज रहा था। वह हमेशा ही कुछ खोजता रहता है, अगर कागज़ नहीं तो पेपर वेट। उसकी आंखें नीली थीं और पाइप के धुएं के कारण हमेशा डबडबाई सी रहती थी। मेज़ के पीछे दीवार पर चेकोस्लोवाकिया का नक्शा लटका था और उसके पीछे प्राग कौशल की तस्वीर थी। कौशल की बुर्जियों पर मकड़ी का जाला झूल रहा था। मैं बैठ गया। तुम बहुत भाग्यवान हो, उसने अचानक मेज से सिर उठाया और सिगरेट केस आगे बढ़ा दिया। पाइप वह अकेले में पीता था, सिगरेट सबके सामने। नहीं, मैंने अभी पी थी, मैंने कहा। उसने सिगरेट जलाई और लाइटर से खेलने लगा। तुम्हें शायद चेक सिगरेटें अच्छी नहीं लगती, उसने अधमुंदी आंखों से मेरी ओर देखा। अमरीकी सिगरेटों से इनका क्या मुकाबला? मैं उसका संकेत समझ गया था। मुझे हल्का सा पछतावा हुआ कि मैं उसके लिए कुछ विदेशी सिगरेटें नहीं ला सका। लंदन से अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने कुछ पैकेट भेजे थे। पिछले दिनों से मैं उन्हें ब्लैक में चेक करने का विचार कर रहा था। एक पैकेट मैं उसके लिए रख छोड़ूंगा, मैंने मन ही मन वादा किया। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, खाली हूँ। यह तो मैं भी जानता हूँ, उसने तनिक हंसकर कहा। डबडबाती आंखों के नीचे उसके हंसते होंठ मुझे कुछ अजीब से लगे, जैसे 2 अलग अलग चेहरों के भाव कैंची से काट कर उसके अकेले चेहरे पर चिपका दिए गए हों। क्रिसमस में कहीं जाओगे नहीं? उसने पूछा। फिलहाल तो नहीं। मैं तुम्हें बुला सकता था स्तारा बोलिस्लाव में, बहुत पुराना शहर है। प्राग से ज़्यादा दूर नहीं। तुम अपनी कुछ छुट्टियां हमारे घर बिता सकते थे। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होती, जानते हो, उसने आज तक कोई इंडियन नहीं देखा।
वह सोचती है सब हिंदुस्तानी पगड़ी पहनते हैं। तुम्हें देखकर वह बहुत निराश होती, खुश होती बाद में, लेकिन शुरू में सचमुच बहुत निराश होती। ओह कट इट, मैंने सोचा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है, यहीं प्राग में ही। तुमने मुझसे कहा था ना। मैं उसकी ओर देखने लगा। उसके पीछे दीवार पर जाले के रेशे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। उसने लाइटर मेज पर रख लिया। उसका ध्यान फिर अपनी मेज पर रखे कागजों की ओर मुड़ गया था। हम तुम्हारी मदद चाहते हैं, सिर्फ इन छुट्टियों के लिए, अगर संभव हो सके। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा। कोशिश? चीफ ने कुछ आश्चर्य से मेरी ओर देखा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा। वे लोग यहाँ हैं हमारे सिर के ऊपर, क्या कहोगे तुम उन्हें? क्रिसमस टूरिस्ट, स्नो फैनेटिक्स, क्रेजी। आई से क्रेजी। इतनी सर्दियों में उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसने मुझसे पूछा, मानो मैं स्वयं उनके लिए जिम्मेदार हूँ। और उनमें से किसी को भी चेक का एक शब्द नहीं आता। ला 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 लो। उसने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। वह इस बात से काफ़ी प्रसन्न दिख रहा था कि विदेशी टूरिस्टों को चेक का एक भी शब्द नहीं पता। क्या तुम इंटरप्रेट कर सकते हो चेक से अंग्रेजी में? क्या वह अंग्रेज हैं? नहीं है तो ऑस्ट्रियन। लेकिन उन्हें कामचलाऊ अंग्रेजी आती है, तुम्हें मुश्किल नहीं पड़ेगी। मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, मैंने कहा। नहीं है तो हो जाएगा, वैसे ज़्यादा काम इंटरप्रिटेशन का नहीं है। तुम्हें कुछ दिन उनके साथ रहना होगा। मैं चुप रहा। सर्दी के उन दिनों में टूरिस्टों के साथ बाहर भटकने की संभावना मुझे ज़्यादा आकर्षक नहीं जान पड़ती, लेकिन इनकार करने का मुंह नहीं था। उन दिनों स्कॉलरशिप की रकम बहुत पहले ख़त्म हो जाती थी। हर विद्यार्थी छुट्टियों में कोई ना कोई काम ढूंढ लेता था। मैं अब तक टालता आया था, लेकिन मुझे लगा अब ज़्यादा दिनों तक इस तरह नहीं चल सकेगा। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर उसने कहा, हमारी एजेंसी के इंटरप्रेटर क्रिसमस की छुट्टी पर हैं, वरना हम तुम्हें तकलीफ़ नहीं देते। उसके स्वर में दबा व्यंग मुझसे छिपा न रह सका। नहीं, तकलीफ़ की बात नहीं, मैं आजकल बिल्कुल खाली हूँ। सो इट इज़ फिक्स्ड। अंग्रेज़ी बोलने का मौका वह हाथ से नहीं जाने देता। युद्ध के दौरान वह लंदन में रहा था। यह बात वह कितनी ही बार मौके बेमौके मुझे बताना नहीं भूलता था। क्या मुझे प्राग से बाहर जाना होगा? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, यह सब उन पर निर्भर करता है। उसने निश्चिंत होकर अपनी पाइप जला ली। अगर तुम उनके साथ नहीं जाओगे तो वे भी शायद नहीं जाएंगे, उसने हंसते हुए कहा। कहाँ ठहरे हैं? यूरोपा में। होटल के दफ्तर से तुम्हें उनके बारे में सब ज़रूरी बातें मालूम हो जाएंगी। अगर तुम चाहो तो अभी उनसे मिल सकते हो। वैसे उनका प्रोग्राम कल से शुरू होगा। अच्छा, धन्यवाद। मैं खड़ा हो गया। फिलहाल यह तुम्हारे खर्च के लिए है, एजेंसी की तरफ से। उसने धीरे से एक लिफाफा मेरी ओर खिसका दिया। वह मुस्कुरा रहा था। मुझे बुरा लग रहा था। वह मेरे सुख का अनुमान लगा सकता है। वैसे यह अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्रिसमस की छुट्टियों में जो विदेशी विद्यार्थी प्राग में ही फंसे रहते हैं, उनकी स्थिति किसी से भी नहीं छिपी रहती। लिफाफा उठाकर मैंने जेब में रख लिया। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे पीछे बैठी टाइपिस्ट व्यंग्यात्मक मुद्रा में देख रही है। मैंने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर जाने से पहले मैंने अपने कोट का हुड कानों पर चढ़ा लिया और जेब से दस्ताने बाहर निकाल लिए। क्या यह लंदन से खरीदा था? चीफ ने मेरी ओर देखा। मैंने हंसते हुए हाथ मिलाया। तुम विदेशी लोग बहुत भाग्यवान हो, उसने कहा। कैसे? मैंने पूछा। तुम्हें दोनों दुनियाओं का सुख मिलता है, उसने तनिक रहस्यमय लहजे में कहा। आधा रहस्यमय, आधा व्यंग्यात्मक भाव जो हमेशा ही मुझे दुविधा में डाल देता था। बाहर आते समय मुझे याद आया कि अगली बार मैं उसके लिए लकी स्ट्राइक का एक पैकेट लाना नहीं भूलूंगा। बाहर बर्फ गिर रही थी। छोटे छोटे रोएं सफ़ेद तितलियों से मेरे कोट पर चिपक जाते थे, खामोश और सहमे से, फिर अपने आप पिघल जाते थे, और सिर्फ एक गीली सी थरथराहट मेरे चेहरे पर फैल जाती थी। मैंने सड़क पार की और फुटपाथ पर दुकानों से सटकर चलने लगा। शो विंडोज़ के भीतर मध्यम रोशनी के दायरे बाहर छिटक आए थे, जिनके तले गंदे पानी के चहबच्चे चमक रहे थे। आधी टूटी हुई बर्फ के मैले कोनों पर छायाएं तेजी से फिसलती हुई आगे बढ़ जाती थी। जेब के भीतर मेरी अंगुलियां लिफाफे को धीरे धीरे सहलाने लगीं। उस रात मैं देर तक पेलिकॉन में बैठा रहा।
वहाँ के वेटर मुझसे परिचित थे और समय खत्म होने के बाद भी मैं वहाँ बैठ सकता था। वे मुझे वहाँ महाराजा समझते थे और अक्सर हाथियों और जंगलों के बारे में पूछा करते थे। उस रात मैं काफ़ी खुश था। उन्होंने मुझे पॉलिश वोदका दी थी शुरू करने के लिए। कहते हैं वोदका सुख का चिन्ह है। वैसे भी पीते समय मैं अपने सुख के बारे में सोचने लगता हूँ। रेस्तरां के जिस कोने में मैं बैठा था वहाँ से टूरिस्ट ऑफिस की इमारत दिखाई दे रही थी। यह मैं आज भी याद कर सकता हूँ। ऑफिस की ग्लास विंडो पर पोस्टर के अक्षर गुलाबी नियॉन लाइट में चमक रहे थे। विजिट प्राग, द सिटी ऑफ योर ड्रीम्स। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन मिलता है, किसे मिलता है, किससे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, बने रहें हमारे साथ। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर करें, अपने कमेंट भेजें, अपनी बातें बताएं। इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कौन सा आप इसमें बदलाव चाहते हैं, लाइक करें। थैंक यू।